आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 8 अगस्त को वहाँ पे एक ऐसा घिनौना क्राइम होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। डॉक्टर्स, हम जिनको भगवान का रूप मानते हैं, उनकी वहाँ पे इज्जत लूटी जाती है, और वो भी वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे माँ दुर्गा को सबसे ज्यादा माना जाता है। जहाँ कॉलेज के पास डॉक्टर्स के लिए रेस्टिंग रूम बनाने के लिए फंड नहीं थे। इसी क्राइम के 2 दिन बाद वहाँ पे रिनोवेशन स्टार्ट हो जाता है, और अगर वहाँ के डॉक्टर प्रोटेस्ट नहीं करते और शायद ये केस भी बाकी रेप केस की तरह अंदर ही अंदर दब जाता। 8 अगस्त को आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर एक्स अपनी 36 घंटे की ड्यूटी कंप्लीट करके अपने कलीग्स के साथ सेमिनार हॉल में खाना खाने गई। खाना खाने के बाद डॉक्टर एक्स के कलीग्स सेमिनार हॉल से चले गए। डॉक्टर एक्स वहीं रुकी क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी शिफ्ट की थी 36 घंटों की, तो उनको रेस्ट जरूरी थी। 9 अगस्त को डॉक्टर एक्स के घर एक कॉल जाता है, हेलो। कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। घर वाले शॉक में चले गए क्योंकि उनको पता था कि हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। जब डॉक्टर एक्स के घर वाले कॉलेज आए तो उनको डॉक्टर एक्स से मिलने से मना कर दिया, और 3 घंटे तो उनको खड़ा ही रखा। और जब 3 घंटे बाद डॉक्टर एक्स के पिताजी को उनको देखने दिया, तब उनकी बॉडी हाफ नेकेड थी। ये क्लियरली सुसाइड नहीं हो सकता। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ, गला दबाकर मारा गया। ऐसी हालत में डॉक्टर एक्स के घर वालों ने उनको देखा। जब मेडिकल रिपोर्ट्स आई, तब डॉक्टर एक्स की बॉडी पे ब्लीडिंग फ्रॉम आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम हर माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम हर वजाइना, इंजरीज ऑल ओवर बॉडी। कॉलेज के अथॉरिटीज ने इसको सुसाइड क्यों बोला? क्या ये मैटर दबाने की कोशिश हो रही थी वहाँ पे? अगर लोग इस इंसिडेंट के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते तो शायद ये केस भी एक न्यूज़पेपर तक ही सीमित रह जाता। जब पुलिस क्राइम सीन पे पहुंची तो उन्होंने वहाँ के सीसीटीवी चेक किए। उसमें से 5 सस्पेक्ट निकले। उन 5 में से पुलिस को एक व्यक्ति पे ज्यादा शक आया, क्योंकि वो रात के 3 बजे जहाँ पे सेमिनार हॉल है 3rd फ्लोर पे, तब वो वहाँ था। जाते टाइम उस आदमी ने ब्लूटूथ हेडफोन पहने हुए थे, बट आते टाइम उसके पास वो ब्लूटूथ हेडफोन नहीं थे। पूरे फ्लोर पे सीसीटीवी नहीं थी, इसलिए पुलिस श्योर नहीं थी, बट उनको क्राइम सीन पे उसी सेम तरह के ब्लूटूथ हेडफोन मिले। और जब बारी आई उस आदमी को पहचानने की, तब लोकल पुलिस ने उसको पहचाना, और वो था संजय रॉय, एक पुलिस वॉलंटियर। और जब उसका मोबाइल ट्रैक किया गया तो उसका लोकेशन आया सॉल्ट लेक के पास का पुलिस स्टेशन में। और जब पुलिस ने ब्लूटूथ हेडफोन संजय रॉय के फोन से कनेक्ट किए तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए, और तभी पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया। और पुलिस ने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि संजय रॉय ने सब कुछ कबूल कर लिया है कि उसने ये क्राइम किया है ऐसा। और एविडेंस के लिए पुलिस ने जो संजय रॉय के बॉडी पे नाखून के निशान मिले हैं, वही डॉक्टर एस के नाखून के अंदर स्किन मिली है। संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी है, उसके ऊपर असॉल्ट का केस भी है, और फिर भी वो पुलिस वॉलंटियर कैसे बनता है? जब हम कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब हमारा बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया जाता है, कोई क्राइम हिस्ट्री ना हो इसका अच्छे से देखा जाता है। कि संजय रॉय के केस में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि पुलिस ने उसका बैकग्राउंड चेक ही नहीं किया और उसको एक पुलिस वॉलंटियर बना दिया। पुलिस को संजय रॉय के फोन में वायलेंट पोर्नोग्राफी भी मिली। कोलकाता बिरला हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर राजा धूर ने ये कहा है कि जिस तरह से रिपोर्ट आई है उस हिसाब से ये घिनौना काम किसी एक का नहीं है, इसमें मल्टीपल लोग शामिल है। हॉस्पिटल के कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि जो संजय रॉय है उसके कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष से अच्छे रिलेशन थे। कॉलेज की पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है, और इस केस में एक कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है कि ये लड़की इतने देर रात तक सेमिनार हॉल में क्या कर रही थी। ये लिटरल स्टेटमेंट है आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल का। ये स्टेटमेंट आने के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, तब संदीप घोष ने रिजाइन कर दिया। बट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उनका रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, बल्कि उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया। और जब ये बात हाईकोर्ट पहुंची तब उन्होंने वेस्ट बंगाल को जल्दी से इंस्ट्रक्शन दिए कि संदीप घोष को ट्रांसफर नहीं मिलना चाहिए था, उसको लीव देनी चाहिए थी। 13 अगस्त को हाईकोर्ट में लॉयर्स ने ये डिमांड की कि ये केस जल्द से जल्द सीबीआई को दिया जाए, नहीं तो कोई भी एविडेंस बचेगा नहीं। ये स्टेटमेंट आने के बाद अचानक से कॉलेज में रिनोवेशन का काम स्टार्ट भी हो जाता है, और वो भी सेम फ्लोर पे। तुम्हारे कॉलेज के पास सीसीटीवी के लिए फंड नहीं है, तुम्हारे कॉलेज के पास डॉक्टर के लिए रेस्टिंग रूम नहीं है, और तुम जहाँ क्राइम हुआ है उसी के पास में रिनोवेशन का काम स्टार्ट करते हो, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे फिर? और ये रिनोवेशन भी स्टार्ट हुआ, वो भी पुलिस के प्रेजेंस में। 14 अगस्त के रात को एक प्रोटेस्ट निकलने के लिए अरेंजमेंट हुआ, वुमेन रिक्लेम्स द नाइट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट। पर रात के 12 बजे जब भारत आज़ाद हुआ तभी कुछ अननोन लोगों ने प्रोटेस्टर पे हमला कर दिया, जैसे कि वहाँ पे कोई पुलिस थी ही नहीं। उन लोगों ने डॉक्टर्स को, प्रोटेस्टर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। हॉस्पिटल के बैरिकेड्स तोड़ के हॉस्पिटल में घुस गए, और हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़ स्टार्ट हुई। कुछ वीडियोस में ये दिख रहा है कि ये लोग ट्रक्स में भर भर के आ रहे हैं, और इनमें से कुछ लोगों ने लेडीज हॉस्टल में भी जाने की कोशिश की।
वेस्ट बंगाल पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब होने का पूरा ब्लेम डाला मीडिया पे। Audacious media campaign. Calcutta police has lost the trust of the people because of this. Whether it is a social media and this. क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उल्टा ममता बनर्जी ने ये प्रोटेस्ट किया कि विक्टिम को जस्टिस दिलाओ। आप सीएम हो, हेल्थ मिनिस्टर आप हो, तो ये प्रोटेस्ट निकाला किसके खिलाफ? आज 10 दिन से ऊपर हो गया इस क्राइम को होके, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, अभी तो कोर्ट कचहरी बाकी है, तो जस्टिस कब मिलेगा? आपको दिल्ली की निर्भया केस तो याद होगी, उसको जस्टिस मिलने के लिए 7 साल लग गए। ऐसा जस्टिस सिस्टम है हमारा। आज इंडिया में 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस है कोर्ट्स में, और इंडिया में रेप का कन्विक्शन रेट बस 25% है। 75% लोग तो कन्विक्ट होते ही नहीं रेप के लिए कभी। 75% लोग तो कभी कन्विक्ट होते ही नहीं है, तो फिर तो जस्टिस दूर की बात है। पहले मुझे लगता था कि रेप सेक्स के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरे के ऊपर डोमिनेंस और कंट्रोल के लिए। पर 2 दिन पहले मैंने ठाणे की न्यूज़ पढ़ी कि 2 बच्चियों के ऊपर एक आदमी ने रेप किया। इस मेंटेलिटी को समझना सोच के बाहर है। अब वो तो बच्ची थी, उन पे कैसे कंट्रोल, डोमिनेंस? इन लोगों के सोच के लिए एक ही आंसर है, मेंटली अनस्टेबल, और उनकी सोच सबसे घटिया होती है। ऐसी सोच कि उनको एज और जेंडर में फ़र्क ही समझ नहीं आता। हमारे देश में एक फ्रेज़ बहुत फेमस है कि एक हाथ से टाली कभी बचती नहीं है। उन 2 छोटी बच्चियों का क्या संबंध है इसमें कि उनके ऊपर हुआ? वो डॉक्टर जो 36 घंटे की अपनी ड्यूटी करके बस आराम कर रही थी, तो उसकी क्या गलती थी? आपको एक प्राइम एग्जांपल देखना है कि घटिया सोच कैसी होती है रेपिस्ट की, तो ये है मुकेश सिंह, निर्भया में जिसे फांसी मिली है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। ऐसी घटिया सोच होती है इन रेपिस्ट की, और शायद सोशल मीडिया पे भी ऐसी सोच नॉर्मलाइज की जा रही है। छोटे बच्चे के पोस्ट पे लोग कमेंट करते हैं कि बच्ची है, बड़ी तो होगी, आई एम पेडोफाइल और बहुत कुछ। और ऐसी कमेंट करने के बाद यही लोग आज जस्टिस मांग रहे हैं, और तुम लोग इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हो सोशल मीडिया पे इन सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर में। इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप होता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस है कि वो कभी रजिस्टर ही नहीं हो पाते। और इस केस को कब जस्टिस मिलेगा वो तो समय ही बताएगा। और जैसे ही दिन बढ़ते जाएंगे लोग इस केस को भी भूलने वाला है। सोशल मीडिया पे जो लोग बोलते हैं कि जस्टिस और वो स्टोरी लगाते हैं, कुछ दिनों बाद वो कोई भी स्टोरी नहीं लगाएगा, और सब लोग इस चीज़ को भूल भी जाएंगे कि इसको जस्टिस मिला कि नहीं मिला। और अभी सोशल मीडिया पे कुछ एक अलग रूप मिलने लगा इस केस को, मैन वर्सेस वुमेन का, और ये समय नहीं है इस चीज़ का। मैन वर्सेस वुमेन ना हो के हमें एक दूसरे के साथ आके इस केस के लिए जस्टिस मांगना है। अगर सोसाइटी में बदलाव चाहिए तो वो हमसे ही आएगा, और जब हम सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे।